सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रश्नशाला। हमने वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी थी जिसके अंदर मैं आपके लिए एक दूसरा चैप्टर लेके आ गया हूं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 होता है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, तो आप अपनी कॉपी को खोल करके बैठ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ी सी स्पीड से रहेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करनी है। पहली बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सचेंज का स्टडी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आगे हम बात करते हैं, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरी साल जैसा चैप्टर चलता है हम वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल रिवीजन देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है। दूसरी चीज है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हमारी पहली स्टडी जो इस चैप्टर में आती है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में आती है। तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। एक आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो रो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, L यहाँ पे लेंथ होता है, A यहाँ पे एरिया होता है। सेकंड चीज आती है रेजिस्टिविटी। रो से लिखा जाता है, यहाँ एरिया, लेंथ और R आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को बेटा G से लिखा जाता है, ये आपके रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो ओम इनवर्स होती है। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कप्पा से लिखा जाता है और ये 1 अपॉन रो होता है। नेक्स्ट इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सेल का एक कांस्टेंट वैल्यू जो होता है उसे सेल कांस्टेंट कहते हैं। जैसे सेल के अंदर आप क्या कांस्टेंट देखोगे, एक तो लेंथ और उसका जो एरिया होता है प्लेटों का वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको बेटा सेल कांस्टेंट बोल दिया जाता है। यहाँ पे देखो L और A जो आपको दिखाई दे रहा है, L और A आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A की जगह आप G स्टार लिख सकते हो, जिसे अपन सेल कांस्टेंट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर सेल कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, आपको लेंथ और एरिया की वैल्यू नहीं देता, इसलिए इसका भी बहुत ज्यादा यूज है। फिर हमारी मोलर कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है जो एक मोल के लिए निकाली जाती है। लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन कैपिटल M। मोलर कंडक्टिविटी में यहाँ पे मोलरिटी आती है। फिर आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हम बात करें तो लेम्डा इक्यू से लिखा जाता है और यहाँ पे नॉर्मेलिटी को लिया जाता है। इनकी वैल्यूज आपको देगा, लेम्डा इक्यू पूछ लेगा या लेम्डा M आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट वन इज इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है लेम्डा M इज इक्वल टू लेम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। नेक्स्ट इज लेम्डा M जो होता है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए अलग अलग तरह से चेंज होता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक फॉर्मूला लिख दिया है, लेम्डा CM इज इक्वल टू लेम्डा इनफाइनाइट M माइनस B रूट C। हम फॉर्मूला के थ्रू इस चैप्टर को लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, इस बात को आप ध्यान में रखना। अगला आता है हमारा कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, बहुत सारा उसके अंदर सॉल्वेंट डाल देते हैं, तो सारे के सारे उसके जो आयंस हैं वो इंडिपेंडेंटली मूवमेंट करने लग जाते हैं। जैसे ये AXBY है, इसके अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर ये अपने अकॉर्डिंग कैटाइन और एनाइन अपने अकॉर्डिंग घूम रहा उसके अंदर होगा। ये कोलराउस लॉ होता है, आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ होगा, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनकी जो देखो सुन, अगर ये अकेला जो है, मुझे इस अकेले की अगर कंडक्टेंस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, इसके अकेले की निकाल दो, इसके अकेले की निकाल दो, दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को जोड़ दो और इसकी ओवरऑल जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो आ जाती है। ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आती है बेटा, लेकिन ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आई है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आई है तो हमें चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे हम निकालें, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है लेम्डा C अपॉन M। ये किसी कंसंट्रेशन पे है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली निकालोगे, अल्फा की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा, किसी कंसंट्रेशन की अपने पास है, मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन यहाँ पर है, तो हो सकता है यहाँ से आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो, तो मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन करके आप वो भी निकाल सकते हो। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। इसके अंदर ये जो एप्लीकेशन है उसी में एक पार्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो जब टूटेगा तो उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो K होता है वो कितना होगा, तो ये होगा बेटा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलिबिलिटी की। तो सोलिबिलिटी क्या होगी, लैम्डा इनफाइनाइट एंड कप्पा 1000/s। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में मिला देते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं तो मैक्सिमम वो सोल्यूबल जितना हो सकता है उतना सोल्यूबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोलरिटी हम यूज कर रहे थे लैम्डा m के अंदर बेटा ये वाला, इसको अपन ने सोलिबिलिटी s से चेंज कर दिया। s को यहाँ रखो, लैम्डा इनफाइनाइट m को यहाँ रखो, किसी इलेक्ट्रोलाइट की सोलिबिलिटी आप निकाल पाओगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नेक्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट होता है। देखो इसके अंदर 3 पार्ट अपन पढ़ते हैं, मेरे अकॉर्डिंग में जो बांटता हूं इसे, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की स्टडी जो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताई। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम एक ऐसे सेल की बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन बना रहे होते हैं। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेनियल सेल। देखो डेनियल सेल की मैं आपको कैसे होता है कैसा नहीं होता है इसको क्लियरली थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है 12th के लिए। डेनियल सेल होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारे पास 2 ऐसे कंटेनर्स होते हैं, एक के अंदर ZnSO4, एक के अंदर CuSO4 डाल दिया जाता है। ZnSO4 वाले में Zn की रोड, CuSO4 में Cu की रोड डाल दी जाती है। इन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरफ Zn वाला पार्ट है बेटा इसे एनोड कहते हैं। इसलिए नहीं कहते कि इसमें Zn है, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जिस तरफ आपका कॉपर है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। एनोड जो होता है बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होता है, Zn का। तो ये Zn की रोड पर जो Zn आपको दिखाई दे रहा है, ये Zn इसमें से टूट करके आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएगा, और जब सॉल्यूशन में आता है तो वो आयन के फॉर्म में आता है Zn+2। तो Zn+2 की फॉर्म में यहाँ आया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ करके जाएगा। यहाँ पे टाइम के साथ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे, बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यानी कि चार्ज मूव कर रहा है, और चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करके यहाँ पहुंचेंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कॉपर जो है, ये जो कॉपर इसमें दिखाई दे रहा है Cu+2 वाला, ये कॉपर+2 इसके ऊपर आके चिपकेगा। तो Cu में साइड में लिख रहा हूं, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉनों को लेकर के Cu बनाएगा, और Cu जो है ये इसके ऊपर टाइम के साथ चिपकना शुरू कर देगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा होता है आपका डेनियल सेल। मैंने फिर से वही वाली बात कह रहा हूँ कि पूरी साल में जैसे पढ़ाते हैं वैसे नहीं पढ़ा रहे, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं। बीच में आपको ये दिखाई दे रहा होगा यू शेप की ट्यूब, इसे अपन कहते हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के अंदर हम अगार के साथ में कोई KCl जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो सर्किट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि करंट बहने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से सर्किट देखो ऐसे कंप्लीट हो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये था डेनियल सेल, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 1.1 के आसपास होता है। नेक्स्ट वन इज, कोई भी आपके पास सेल दे रखा है तो इसको बार बार इतना बड़ा सेल अपन थोड़ी ना बनाएंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, हमारे पास सेल की रिएक्शन होनी चाहिए, Zn+Cu+2 Zn+2+Cu। तो ये एक सेल की रिएक्शन लिखी हुई है, इससे रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखना। हम क्या करेंगे, ये Zn है, ये Zn+2 है, तो Zn से Zn+2 बन रहा है, ये ऑक्सीडेशन वाला लिख दिया। बीच में ऐसी लाइन लगा देते हैं, फिर 2 ऐसे लाइंस लगा देते हैं। ये 2 लाइन आपको सोल्ट ब्रिज के बारे में बताती है। फिर यहाँ पे Cu+2 से Cu बन रहा है, तो यहाँ लिखोगे Cu+2 से Cu। इस तरह से आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे याद रखनी होती है, जैसे सोल्ट ब्रिज के पास में एक्वस वाली चीज रखोगे, जैसे Cu+2 और Zn+2 इसके पास होना चाहिए, सॉलिड वाली और चीजें दूर होनी चाहिए। तो इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, पूरी साल आपने पढ़ा होगा। मैं आपको बताना इतना चाहता हूं कि कहां से कैसी चीजें आ रही होती है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या यूज होता है इसका? इसका ये यूज होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कितना है, ये पता लगाने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत थी। तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की होती है, और वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसकी जो वैल्यू मानी गई वो कितनी मानी गई, 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता नहीं है, ये माना गया है। इसलिए माना गया है ताकि इसके कंपेयर में हम अदर ये जो इतने सारे लिखे हुए हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सके। क्लियर है, इसका ये यूज है, इसका पूरा फॉर्मेशन होता है। आपकी कॉपी में इसका बना हुआ होगा, अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप कमेंट में मेरे को बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ा यहाँ पे लिखी हुई है, या आपके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे एक सीरीज बनाई जाती है। देखो इसको याद करने की अलग अलग ट्रिक्स YouTube पे अवेलेबल है, आप किसी भी ट्रिक से याद कर लेना। मैंने तो इनको डायरेक्टली इनका जो सिंबल दिखाई दे रहा है वही वैसा ही एक वर्ड जैसा कुछ बना दिया, जैसे लिक, बासर का, नामक, अलमंजन, कर, फेकर, कोनी, सब, फिर यहाँ पे CHAPA छापा, और आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है अपनी पीरियोडिक टेबल में, वैसा उसको उल्टा कर दो, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ये पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है इसका कितना होता है, 0 होता है। एलिमेंट्स अबाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले ये वाले, ये हाइड्रोजन के जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का जो SRP होता है वो कितना होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इनकी वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। SRP क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। दो तरह के होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जब आपको किसी के बारे में जनरली ऐसा बोला जाए तो वो ये अपन मान लेते हैं, ये अंडरस्टूड होता है कि वो SRP की वैल्यू दी गई है। एलिमेंट्स बिलो हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इनका सब का जो SRP होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मेटल्स अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड के अंदर से। इसके बाद में टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज डिक्रीज टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे होते हैं तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है। देखना एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे आपको कॉपर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे आपको जिंक भी दिखाई दे रहा होगा। जिंक को मैंने इस तरफ रखा था, कॉपर को मैंने इस तरफ रखा था। जिंक क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, यानी इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो नीचे वालों की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, ऊपर वालों की ज्यादा होती है। तो ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज डिक्रीज टॉप टू बॉटम। बेटा इसी के आधार पर आप ये डिसाइड भी कर सकते हो कि इनमें से कौन सा एनोड होगा, कौन सा कैथोड होगा। जो ऊपर वाली है वो एनोड्स होंगे, जो नीचे वाले होंगे वो कैथोड होंगे। दो एलिमेंट को उठाओ, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे पोटेशियम और निकेल को मैंने उठा लिया, तो इनमें से एनोड किसे बनाना पड़ेगा, पोटेशियम को। निकेल को क्या बनाना पड़ेगा, कैथोड बनाना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज टॉप टू बॉटम। इसी के बेसिस पे ये पूरी सीरीज भी बनाई गई है कि ऊपर से जब नीचे आप जा रहे होते हो तो उस चीज का रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी, और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसका SRP भी ज्यादा होगा। एलिमेंट्स बिलो पॉजिटिव होता है, यानी नीचे की तरफ आप जब जा रहे होते हो तो SRP की वैल्यू बढ़ रही होती है। A metal can displace any metal below it in ECS. ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सोल्ट में से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है Zn प्लस CuSO4। तो Zn और Cu में से कहाँ कौन ऊपर आता है, कौन नीचे आता है, पहले ये डिसाइड करो। तो Zn आप देखोगे ऊपर आता है, Cu आप देखोगे नीचे आता है। तो ये ऊपर वाला इस नीचे वाले को यहाँ से निकाल सकता है और यहाँ आप कॉपर प्लस ZnSO4 बना सकते हैं। बट जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जैसे देखो यहाँ पे कॉपर है, ये ZnSO4 है, तो ये कॉपर इस Zn को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे, नो रिएक्शन। तो ये था पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो नहीं है, एक स्लाइड और लगेगी, तो थोड़ा सा पार्ट और इसका बचा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद अपन अगला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आगे का पार्ट हम देखते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन अपना अगला टॉपिक आ रहा है, नॉन्स्ट इक्वेशन। नॉन्स्ट इक्वेशन अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिखते हैं तो ये हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 0.591 अपॉन n। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं ये 1 अपॉन Mn प्लस। देखो Mn प्लस से M बन रहा है इसलिए नीचे Mn प्लस आएगा, अगर M से Mn प्लस बन रहा होता तो ऊपर की तरफ Mn प्लस आ जाता। आगे है फॉर EMF ऑफ सेल। EMF ऑफ सेल के लिए जो आपका मैंने यहाँ पे डेनियल सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखी है, ये कितनी हो जाएगी, E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2। आप अच्छे से जानते हैं कि Zn से Zn प्लस Cu प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये आपकी जो सेल रिएक्शन होती है डेनियल सेल की वो होती है। तो यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में Cu प्लस 2 आता है जो कि नीचे की तरफ लिखा जाता है, और Zn प्लस 2 प्रोडक्ट साइड आता है जो कि ऊपर की तरफ लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉन्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर इसकी एक डेरिवेशन होती है, इस डेरिवेशन से हम इस फॉर्मूले को बनाते हैं। तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log K
इक्विलिब्रियम। यहां पर आपका जो ई सेल होता है बेटा वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। आगे हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट एंड ई नोट सेल। ये वाला फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, ये वाला फॉर्मूला आपने 11th क्लास में देखा होगा। इस फॉर्मूले से अपन ये नीचे वाला फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल निकालते हैं। यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन से एफ फेराडे का चार्ज है, ई नोट सेल जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो वाली वैल्यू है। जैसे आप डेनियल सेल के लिए इनके लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यूज रखते हैं एसआरपी के अंदर दिया जाता है, वही वाली चीज यहाँ पे हो जाती है। बेटा जो डेल्टा जी होता है ये होता है आपका गिव्स फ्री एनर्जी, और जब नोट लग जाता है तो उसे स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं। नेक्स्ट जो सेल हमारे पास आ रहा है बेटा उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। ये एक ऐसा सेल है, जैसे अभी मैंने आपको डेनियल सेल का पूरा समझाया था, तो डेनियल सेल के अंदर आपने देखा था एक तरफ ZnSO4 था, एक तरफ CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट था। लेकिन जो कंसंट्रेशन सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सेम होता है, सेम ही इसमें इलेक्ट्रोड होता है। उसमें चेंज क्या होता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। जैसे इधर भी ZnSO4 उधर भी ZnSO4, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग होगी। क्योंकि सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो इनोड सेल भी उसका क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहां तक मैं अपना दूसरा पार्ट मानता हूं इस चैप्टर का। पहला पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसकी कंडक्टेंस होगी, उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी बातें, कोल्ड लॉ वगैरह सब आ जाता है। दूसरे पार्ट के अंदर आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिस्ट्री कुछ हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अगला जो पार्ट आता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो अपने आप नहीं होती है, उन रिएक्शनों को करवाने के लिए बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होती है, एक डिवाइस होता है। इसके अंदर आपके पास एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका डाला जाता है, Na+Cl- जैसे मैंने डाल रखा है। जैसे ही आप करंट चालू करोगे तो इधर वाला बेटा ये एनोड होता है इसके अंदर, जिसके साथ ये पॉजिटिव एनोड वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है बेटा ये वाला आपका कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। तो यहां आप देखोगे पॉजिटिव वाली साइड आपका क्लोरीन जाएगा और नेगेटिव वाली साइड आपका Na+ पॉजिटिव कैटाइन जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर कुछ रिएक्शन होती है, क्लोरीन इसके ऊपर जाकर या क्लोरीन गैस बनाता है, सोडियम इसके ऊपर जाकर के डिफ्यूज हो जाता है, ऐसे ऐसे कुछ रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे Na+ के साथ में आपका कोई K+ भी होता है या कुछ और भी होता, तो इसके ऊपर जो Na+ जो कैथोड पे जा रहा है, तो Na+ कैथोड में जाएगा या K+ कैथोड में जाएगा, या फिर क्लोरीन के साथ में मान लेते हैं कोई और कैटाइन होता, फॉर एग्जांपल Br-, तो एनोड के ऊपर पहले कौन जाएगा, Cl- जाएगा या Br- जाएगा। तो इस चीज को बताने के लिए ये वाली थ्योरी है बेटा। जैसे अगर मैं कैटाइन को देखूंगा तो मैं कैटाइन के अंदर क्या देखूंगा, हायर SRP, जिसका जो जल्दी जाएगा वो ज्यादा माइग्रेट होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा वो ज्यादा माइग्रेट होगा। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पे लिखी हुई थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि किसका पॉजिटिव SRP होता है और किसका हायर SRP होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखोगे, वो माइग्रेट करके फर्स्ट जाएगा इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं एनाइन की बात कर रहा हूँ तो एनाइन के अंदर कौन जल्दी माइग्रेट करेगा, वही ऑर्डर लिखा हुआ है आपको। जनरली ये एनाइंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा हुआ है, तो इसके अंदर क्लोरीन ब्रोमीन दोनों है। तो मैं पूछूं कि ब्रोमीन पहले इस पे जाएगा या क्लोरीन इस पे पहले जाएगा, तो ब्रोमीन इसके ऊपर बेटा पहले जाएगा। तो इस थ्योरी का ये वाला यूज होता है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ये पता करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज करते हैं। आगे जो है वो है फेराडे के लॉज। फेराडे के लॉज जो है वो बताता है कितना अमाउंट जाकर के बनता है इसके ऊपर, कैथोड के ऊपर या एनोड के ऊपर। ये जो बन रहा है इसका अमाउंट, यानी कि इसका अपन बोल सकते हैं मैथमेटिकल जो वैल्यूज आ रहे थे, क्वांटिटेटिवली जो वैल्यूज अपन निकाल रहे होते हैं वो फेराडेज लॉ से निकालते हैं। पहला आता है फेराडे का फर्स्ट लॉ। फेराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जितना चार्ज आप उसके अंदर देते हो, यहां से जितना चार्ज इसके अंदर जा रहा होता है उतना ही ज्यादा अमाउंट उसके ऊपर जाकर के बनता है। नेक्स्ट वन इज फेराडेज सेकंड लॉ। फेराडे का जो सेकंड लॉ होता है बेटा, ये बोलता है कि जब सेम अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, जब हम बहुत सारे सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लगा देते हैं और सेम अमाउंट की उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो उस टाइम पे W1/E1 = W2/E2, ये यहाँ E जो होता है इसका इक्विवेलेंट वेट होता है। इस इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जाकर के अमाउंट जाता है। अगर कोई और जैसे तीसरा सेल भी होता तो उसके लिए हो जाता W3/E3। ये वाली चीज है फेराडेज सेकंड लॉ। फिर अगला जो पार्ट आता है वो आता है बैटरीज वाला। बैटरीज के अंदर हमारे पास दो प्रकार की बैटरीज होती है, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी।
बैटरी की अगर मैं बात करूं तो बैटरी किसे कहते हैं? बहुत सारे सेल को अपन जब सीरीज में लगा देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? बैटरी बोलते हैं। प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जो इरिवर्सिबल, बट हमने इरिवर्सिबल लिख दिया है। प्राइमरी बैटरी एक ऐसी बैटरी होती है जिसको एक बार चार्ज कर लिया तो दूसरी बार से चार्ज नहीं किया जा सकता, फिर वो डेड ही हो जाती है। इसके एग्जांपल ड्राई सेल और मरकरी सेल आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा, प्रॉपर्ली देखना है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, कितना उसका पोटेंशियल होता है, कौन सी उसकी सेल की रिएक्शन होती है, कैसा इसका डायग्राम होता है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये दो तरह की सेल्स प्राइमरी बैटरी आ गई आपकी। उसके बाद में सेकेंडरी बैटरी की बात करूं तो बेटा रिवर्सिबल, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको फिर से आप चार्ज कर सकते हो। एक बार चार्ज कर लिया फिर से चार्ज कर लिया, जैसे फोन की बैटरीज होती है हमारी, उसको वापस से हम चार्ज कर सकते हैं तो सेकेंडरी बैटरी हो जाएगी। इसका एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगी, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी हो जाएगी और फ्यूल सेल हो जाएगा। लास्ट जो पार्ट आता है इस चैप्टर का दैट इज कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस हो गई, आपका ह्यूमस हो गया, आसपास में बहुत सारी क्या बोलते हैं वाटर हो गया, तो इनकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा होता है उसके ऊपर जंग लग जाती है टाइम के साथ में, तो वो एक कोरोजन का एग्जांपल है, वो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड ही होता है। तो कोरोजन के अंदर भी आपको सर ने लिखा रखा होगा कि कोरोजन किन किन चीजों से बढ़ जाता है। ये तो सीधी सी बात है कि वहां पे ह्यूमस बहुत ज्यादा हो जाए, वहां पे वाटर बहुत ज्यादा हो, ऑयल वगैरह हो, इनसे कोरोजन बढ़ जाता है। और इनसे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है कोरोजन को? प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे को किसी को कलर कर देते हैं, मेटल की चीजों को कलर कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन होता है एक प्रोसेस, वो कर देते हैं। कई बार हम ऐसा मेटल जो कम रिएक्शन करता है एनवायरनमेंट से उसकी फिल्म भी ऊपर चढ़ा देते हैं, तो ये प्रिवेंशन के कुछ हो जाएंगे। तो ये कोरोजन के बारे में था। और ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने बहुत ज्यादा स्पीड से, थक भी गया हूं मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा स्पीड से कराने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के साथ में। आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। इतनी ही स्पीड से हम चलेंगे, अगले चैप्टर्स को भी इतनी स्पीड से और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई इसमें डाउट है तो अपने कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। इसके जो नोट्स है बेटा मैं केफ की प्रश्नशाला करके टेलीग्राम पे एक चैनल है, वहां पे डाल दूंगा। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं प्रश्नशाला पे। जय हिंद।